नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस शॉर्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो में हम समझेंगे व्हाट इज अ स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग, यानी स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग क्या होती है। सिंपल शब्दों में, जब प्राइवेट कंपनी को पब्लिक होना है तो वो कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है। यानी जब कोई कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक के लिए बाय या सेल के लिए ओपन करती है और उन शेयर को या फिर उन कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड करवाती है। वैसे तो स्टॉक एक्सचेंज भारत में दो है, एक एनएससी, दूसरा बीएससी। एनएससी का फुल फॉर्म नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और बीएससी का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इन स्टॉक एक्सचेंज पर अपनी कंपनी रजिस्टर करवाती है और उसी प्रोसेस को कहा जाता है स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग। अब थोड़ा और सिंपल एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है और वो कंपनी प्राइवेट कंपनी है। तो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स किसके पास होते हैं? एक तो कंपनी के मालिक यानी प्रमोटर्स के पास, या फिर हम बोल सकते हैं कि जब कंपनी स्टार्ट हुई उस समय जिस इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया होगा उसके पास, यानी लिमिटेड इन्वेस्टर के पास उस कंपनी के शेयर्स हो सकते हैं। लेकिन जब प्राइवेट कंपनी को अपना बिजनेस एक्सपांड करना होता है, तो जब किसी भी कंपनी को बिजनेस एक्सपांड करना होता है तो उन्हें क्या जरूरत पड़ती है? सिर्फ फंड की, यानी कैपिटल की। तो ये कंपनी फंड रेज करने के लिए अपना आईपीओ लाती है और आईपीओ के थ्रू कंपनी फंड रेज करती है, यानी कैपिटल रेज करती है। तो आईपीओ के थ्रू कंपनी को अपने शेयर पब्लिक को बेचना होता है, इसीलिए वो पब्लिक को अपने शेयर बेचती है। आईपीओ के बाद जब कंपनी के शेयर ऑफिशियली स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी या फिर बीएससी पर ट्रेड होने लगते हैं, तो तब लोग कहते हैं कि कंपनी लिस्टेड हो गई है। देखिए, लिस्टिंग का मतलब सिर्फ किसी भी कंपनी के शेयर्स मार्केट में आ जाना बिल्कुल नहीं होता है। जब कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हो जाती है तो उन सारी कंपनियों पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, जैसे कि इन सारी कंपनी को एवरी ईयर या फिर एवरी क्वार्टर में फिनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर करने होते हैं। यानी कंपनी को शो करना होता है कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है या फिर कितना सेल्स किया है, जिस तरह से उस कंपनी का शेयर्स बढ़ रहा है। और जब कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हो जाती है तो उन्हें ना सेबी के रूल्स फॉलो करने होते हैं और इन कंपनी को ट्रांसपेरेंसी रखनी होती है। बहुत सारे बिगनर इन्वेस्टर के दिमाग में एक सवाल आता है, वो सवाल है स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग से इन्वेस्टर को क्या फायदा होता है। देखिए, जब कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है तो उस कंपनी के शेयर, हम जो रिटेल इन्वेस्टर है उस कंपनी के शेयर इजीली बाय या सेल कर सकते हैं और उन्हें लिक्विडिटी मिलती है और कंपनी के ग्रोथ का हिस्सा बनने का मौका मिलता है जब कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होती है तो। और कंपनी के लिए लिस्टिंग का मतलब होता है, फर्स्ट मतलब होता है कैपिटल रेज करना, दूसरा होता है ब्रांड वैल्यू बनाना, थर्ड होता है क्रेडिबिलिटी गेन करना। तो शॉर्ट में स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग एक ब्रिज होता है कंपनी और पब्लिक इन्वेस्टर के बीच। अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर। वो सवाल है, व्हाई डू कंपनीज लिस्ट ऑन द स्टॉक एक्सचेंज? कोई भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर क्यों लिस्ट होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट क्यों करती है। इसके बहुत सारे रीजन है, हम वो रीजन को वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ा और सबसे पहला रीजन वो होता है टू रेज कैपिटल, यानी फंड उठाना या फिर पैसा उठाना। देखिए, जब कोई कंपनी को अपनी कंपनी ग्रो करना हो या फिर उस कंपनी को अपना बिजनेस एक्सपांड करना हो, न्यू प्रोजेक्ट लगाना हो, न्यू फैक्ट्री लगानी हो या फिर न्यू मशीन लाना हो, या फिर कंपनी को अपनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव करनी हो, तो उसके लिए भी क्या जरूरत गिरती है? हमें फंड की, यानी पैसे की जरूरत गिरती है। देखिए, अब कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं, एक बैंक से लोन, दूसरा इन्वेस्टर से पैसा रेस करना। देखिए, अगर कंपनी बैंक से लोन लेगी तो कंपनी है ना बैंक पर डिपेंड रहेगी। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है और कंपनी को प्रॉफिट होता है
तो ज्यादातर प्रॉफिट है ना इंटरेस्ट चुकाने में चला जाएगा, जिस वजह से कंपनी को प्रॉफिट कम होगा और जिस वजह से कंपनी धीरे धीरे ग्रो होगी। लेकिन अगर कंपनी अपने शेयर्स इन्वेस्टर को आईपीओ के थ्रू बेचती है तो वो पैसा रेज करेगी, वो भी बिना इंटरेस्ट पर। और जब कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हो जाती है तो उस वजह से उस कंपनी की वैल्यू बढ़ जाती है। जब ये कंपनी अपने शेयर आईपीओ के थ्रू छोटे रिटेल इन्वेस्टर को बेचती है तो उन्हें है ना अमाउंट रीपेमेंट नहीं करनी होती है। जैसी जैसी कंपनी ग्रो होती है तो शेयर का प्राइस भी ग्रो होता है, जिस वजह से इन छोटे रिटेल इन्वेस्टर को है ना बिग प्रॉफिट होता है। तो कंपनी का भी फायदा हो रहा है और रिटेल इन्वेस्टर का भी फायदा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, आपने जोमेटो कंपनी का नाम सुना है? जब इस कंपनी ने अपना आईपीओ लाया तो उन्होंने अराउंड 9,000 करोड़ मार्केट से रेज किए थे, यानी पैसा रेज किए थे। और ये पैसा उन्होंने एक्सपेंशन, मार्केटिंग और फ्यूचर प्रोजेक्ट पर लगाए थे। सेकेंड रीजन है टू रिड्यूस लोन डिपेंडेंसी। देखिए, जब भी कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर अपनी कंपनी लिस्ट करना चाहती है तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये हो सकता है कि वो कंपनी अपना डेब्ट कम करना चाहती हो, इसलिए वो कैपिटल रेज करना चाहती हो। देखिए, अगर कोई भी कंपनी लोन पर डिपेंड रहेगी, यानी बैंक पर डिपेंड रहेगी, तो जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का ज्यादातर हिस्सा सिर्फ लोन चुकाने में चला जाएगा, जिस वजह से कंपनी पर इंटरेस्ट रेट का बर्डन बढ़ जाएगा और कंपनी के कैश फ्लो पर प्रेशर हो जाएगा। कभी कभी तो रिस्क ऑफ द बैंक्रप्सी भी बढ़ जाता है। इसीलिए कंपनी अपना आईपीओ लाती है और स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है। और भारत में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक एनएससी, दूसरा बीएससी। एनएससी का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जब कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है उसके बाद कंपनी है ना अपना इक्विटी कैपिटल रेज करती है, यानी उन्हें लिस्ट होने के बाद कंपनी को इक्विटी कैपिटल मिलता है। उसके साथ कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो इंप्रूव होता है, क्योंकि देखिए जो पैसा मिलता है ना वो कंपनी अपना डेट क्लियर करती है, जिस वजह से कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो इंप्रूव हो जाती है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और स्ट्रांग हो जाती है। इसीलिए बहुत सी कंपनी अपना आईपीओ लाकर अपने लोन कम करना चाहती है। थर्ड रीजन है टू अनलॉक द कंपनी वैल्यूएशन। देखिए, कोई भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर इसलिए लिस्ट होती है कि वो अपनी कंपनी की वैल्यूएशन अनलॉक कर सके। देखिए, ये कंपनी प्राइवेट है, ओके, अगर ये स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है, ओके, तो अगर ये प्राइवेट कंपनी की अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको है ना इसकी इंफॉर्मेशन लिमिटेड मिलेगी। लेकिन अगर इस कंपनी को पब्लिक होना है, पब्लिक कंपनी बनना है प्राइवेट कंपनी से, तो वो कंपनी अपना आईपीओ लाती है और आईपीओ लाने के पहले कुछ प्रोसेस फॉलो करना होता है। और आईपीओ का जब प्रोसेस होता है ना तो कंपनी को डीआरएचपी फाइल करना होता है। तो डीआरएचपी में ये होता है कि कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है और किस प्रोडक्ट से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है, किस देश में सबसे ज्यादा इनका प्रोडक्ट चलता है, इनके प्रमोटर कैसे, इन पर कितना डेप्थ है, ये कंपनी कितना सेल्स कर रही है, ये प्रॉफिटेबल है क्या नहीं, ये सारी चीजें है ना डीआरएचपी में होता है। तो आपको जब ये कंपनी प्राइवेट कंपनी अगर पब्लिक हो रही है यानी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो रही है तो आपको हर चीजें आपको इजीली मिल जाती है। वो कंपनी प्रॉफिटेबल है क्या ये आपको देखने मिल जाता है और कितने सालों से वो प्रॉफिटेबल है वो भी आपको समझ में आएगा। और कंपनी को जब स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है ना तब वो कंपनी को एवरी ईयर या फिर एवरी क्वार्टर में प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट डिक्लेयर करना होता है, जिससे आपको पता चलेगा कि कंपनी पिछले क्वार्टर में और अभी के क्वार्टर में कितना प्रॉफिट जनरेट किया है। प्रीवियस 5 ईयर का डाटा आपको मिल जाता है कि ये कंपनी कितनी अच्छे से परफॉर्म कर रही है और आप उन्हीं सेक्टर की या फिर उन्हीं इंडस्ट्री की कंपनी के साथ उनके साथ कंपेयर करते हो और वो कंपनी कितनी अच्छी है ये आप पता कर सकते हो। देखिए, जब कंपनी प्राइवेट होती है तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यूएशन लगाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वही कंपनी अगर पब्लिक हो जाती है यानी अगर वो कंपनी अपना आईपीओ लाती है और वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है तो उसके बाद हम उस कंपनी की एग्जैक्ट वैल्यूएशन लगा सकते हैं कि वो कितने करोड़ की है। देखिए, क्योंकि
जब वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाती है तो उस कंपनी का डेली मार्केट प्राइस हमें मिल जाता है और उसी वजह से हम उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं और उसी वजह से ब्रांड की रियल वैल्यू हमारे सामने आती है। एग्जाम्पल के तौर पर जोमेटो, पेटीएम, नाइका। लिस्टिंग के बाद सबकी वैल्यूएशन पब्लिक हो गई। पहले किसी को पता था कि ये कितनी करोड़ की कंपनी है, लेकिन जैसे ही जोमेटो कंपनी, नाइका कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो गई तो सबको पता चल गया कि ये कितने करोड़ की कंपनी है। अगर जोमेटो का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो 3 लाख करोड़ के आसपास है। फोर्थ रीजन है टू गिव एग्जिट टू अर्ली इन्वेस्टर एंड प्रमोटर। तो देखिए, इसी वजह से कई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है और ये कंपनी आईपीओ के थ्रू एनएससी या फिर बीएससी या फिर दोनों स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो सकती है। अब बात करते हैं कंपनी की अर्ली स्टेज पर। सबसे पहले हमें इसे ही समझना होगा। देखिए, अगर किसी भी कंपनी को या फिर कोई भी कंपनी स्टार्ट करता है तो उसके लिए लगता है फंड और इतना फंड किसी के पास नहीं होता है। तो जिसका भी आइडिया है उसे बोला जाता है फाउंडर। तो देखिए, फाउंडर अपना आइडिया लेकर फैमिली मेंबर या फिर फ्रेंड सर्कल में जाता है और उन्हें सुनाता है अपना आइडिया। तो जिसे भी आइडिया पसंद आता है वो उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है और उसे बोला जाता है को फाउंडर्स। देखिए, कंपनी 6 महीने 1 साल कंटिन्यूसली रन करती है और कंपनी ग्रो होती है तो वो क्या करते हैं, वो एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटल के पास जाते हैं कि उन्हें अपना आइडिया बताते हैं कि हम कंपनी किस तरह से रन करें और हमारा प्रोडक्ट क्या है, किस तरह से रेवेन्यू जनरेट करें। अगर उनको आइडिया पसंद आए तो वो है ना उनकी कंपनी में 5 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं। तो देखिए, अब फाउंडर्स यानी को फाउंडर, एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटल, इन्होंने अर्ली स्टेज में सबसे ज्यादा रिस्क लिया है। तो इस वजह से कंपनी अपना आईपीओ लाती है कि ये लोग है ना अर्ली स्टेज में जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया है वो को फाउंडर हो सकता है या फिर छोटा मोटा इन्वेस्टर हो सकता है, तो उन्हें एग्जिट मिल सके इसलिए वो कंपनी अपना आईपीओ लाती है। तो जब कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है तो ये फाउंडर्स, एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटल फंड ये अपने शेयर बेचकर प्रॉफिट बुक कर सके और या फिर कभी-कभी ये लोग है ना पार्शियल या फिर फुल एग्जिट ले सके, इसलिए कंपनी अपना आईपीओ लाती है। और इसी से जब कोई कंपनी अपना आईपीओ लाती है तो इसमें नए इन्वेस्टर एंट्री कर सके, इसलिए कंपनी अपना आईपीओ लाती है। एग्जांपल में आपने पेटीएम का नाम सुना है, तो पेटीएम के आईपीओ में अर्ली इन्वेस्टर में जैसे सॉफ्टबैंक, एंड ग्रुप, इन लोगों ने है ना अपना हिस्सा आईपीओ के थ्रू बेचा था, यानी इन्होंने आईपीओ के थ्रू अपना प्रॉफिट बुक किया था। फिफ्थ रीजन है टू इंक्रीज ब्रांड वैल्यू एंड क्रेडिबिलिटी। कई बार कंपनी है ना अपनी ब्रांड वैल्यू और क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए वो कंपनी अपना आईपीओ लाती है और एनएससी या फिर बीएससी या फिर दोनों स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है। लिस्टेड कंपनी होने का एक अलग ही स्टेटस होता है। कंपनी के बीच पब्लिक ट्रस्ट बढ़ता है, कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस इंक्रीज होने लगता है और सप्लायर और लेंडर्स दोनों है ना उस कंपनी के प्रोडक्ट या उस कंपनी को सीरियसली लेने स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो उस कंपनी का न्यूज फ्लैश होता है और हर तरफ उस कंपनी की चर्चा होती है, उस कंपनी की एनालिसिस होती है और रिपोर्ट में आता है। और जब कोई कंपनी का आईपीओ आता है तो कंपनी के बारे में कई लोग, ये जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं जो उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उस कंपनी के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं और वो जानने की कोशिश करते हैं, यानी उस कंपनी की अवेयरनेस थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है और इस वजह से उस कंपनी की ब्रांड इमेज इंप्रूव होने लगती है। और जब कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है तो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने की वजह से उस कंपनी को सेबी के रूल फॉलो करने होते हैं और रेगुलर ऑडिट देने होते हैं और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी होती है। इससे कंपनी की क्रेडिबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। एग्जांपल के तौर पर अगर आपने जोमेटो या नायका का नाम सुना है तो इन दोनों का आईपीओ आने के बाद उनके ब्रांड की पॉपुलैरिटी और भी बढ़ चुकी है। सिक्स रीजन है फ्यूचर फंड रेज गेट इजी। देखिए, बहुत सारी कंपनी है ना
आईपीओ के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज पर यानी एनएससी या फिर बीएससी पर लिस्ट होती है। और वो इसलिए लिस्ट होती है कि फ्यूचर में फंड रेज कर सके और रेज करते समय उन्हें फंड इजीली मिल सके। तो जो भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है उनके पास 3 ऑप्शन होते हैं फिर से फंड रेज करने के लिए। फर्स्ट होता है एफपीओ जिसे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कहा जाता है। सेकेंड ऑप्शन है क्यूआईपी जिसे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट बोला जाता है। थर्ड है राइट इशू। तो एफपीओ के एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए रुचि सोया, आपने नाम सुना होगा। रुचि सोया ने 2022 में एफपीओ लॉन्च किया था और उसने 4,300 करोड़ रुपए एफपीओ के थ्रू रेज किए थे। उसी तरह यस बैंक ने 2020 में एफपीओ लाया था 15,000 करोड़ का और एफपीओ के थ्रू यस बैंक ने 15,000 करोड़ फंड रेज किए। अब बात करते हैं क्यूआईपी। इसका एग्जांपल देखिए, आईसीआईसीआई बैंक ने 2020 में 15,000 करोड़ रेज किए थे क्यूआईपी के थ्रू। एचडीएफसी बैंक ये लार्ज बैंक है और लार्ज कंपनी भी है, तो इसने भी है ना एफपीओ के थ्रू क्यूआईपी के थ्रू 14,000 करोड़ रेज किए थे। रिलायंस इंडस्ट्री 2014 ये भी लार्ज कैप कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी और कई सालों से काम कर रही है और आपने इस कंपनी का नाम सुना ही है। तो देखिए रिलायंस इंडस्ट्री ने 2014 में 3,500 करोड़ का फंड रेज किया था क्यूआईपी के थ्रू। अब बात करते हैं राइट इशू। देखिए बहुत सारी कंपनियां राइट इशू लाती है। एनएसएल इंडस्ट्री लिमिटेड इस कंपनी ने दिसंबर 12, 2025 में राइट इशू लाया था। अगर आपको एफपीओ, क्यूआईपी, राइट इशू इस तरह के कंपनी के डिसीजन देखना है तो आपको सीधा गूगल पर चले जाना है, चित्तौड़गढ़ आईपीओ सर्च करना है और फर्स्ट लिंक आएगी उस पर क्लिक करना है और इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपको इस वेबसाइट पर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, आईपीओ, एफपीओ। ओके, तो आप यहाँ विजिट कर सकते हो। 7th रीजन है फॉर एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड ईसोप्स। देखिए बहुत सारी कंपनियां अपना आईपीओ या आईपीओ के थ्रू कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर इसलिए लिस्टेड होती है कि ताकि वो अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेशन दे या फिर एम्प्लॉयज को स्टॉक ऑप्शन फ्री में दे। यानी जो भी कंपनियां लिस्टेड है ना तो वो कंपनी अपने शेयर्स अपने एम्प्लॉयज को फ्री में देती है। कभी कभी शेयर बेस्ड इंसेंटिव भी देती है या फिर दे सकती है। देखिए इससे है ना एम्प्लॉयज का मोटिवेशन बढ़ता है, कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म एसोसिएशन बनता है और टैलेंट रिटेंशन इजी हो जाता है। और ये ज्यादातर पता है क्या, ये कौन सी कंपनियां देती है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस? ये ज्यादातर आईटी सेक्टर की कंपनियां देती है जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो। इसका बेस्ट एग्जांपल है ये 3 कंपनी। 8 रीजन है टू प्रोवाइड लिक्विडिटी। ये जो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स होते हैं ना उसे हम इजीली सेल नहीं कर पाते और इस तरह के शेयर्स में बायर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए एक शेयर है जो प्राइवेट कंपनी का शेयर है, उस कंपनी का शेयर का प्राइस चल रहा है 10 रुपए। ओके, तो जब इस शेयर को आप बाय करना चाहते हो और आपने मान लीजिए 11 रुपए पर आप उस स्टॉक को खरीदना चाहते हो, लेकिन अगर कोई बेचने वाला ही नहीं होगा तो आप उस स्टॉक को खरीद सकते हो क्या? अगर मान लीजिए आपने उस स्टॉक को 10 रुपए में खरीदा और वो स्टॉक 50 रुपए में चला गया तो आप उस स्टॉक को सेल करना चाहते हो, यानी उस स्टॉक में आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हो। लेकिन अगर आपको कोई बायर ही नहीं मिलेगा तो आप उस स्टॉक को सेल कर सकते हो क्या? तो इस तरह की लिक्विडिटी प्राइवेट कंपनी में आती है। तो जब कोई प्राइवेट कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है तो वो कंपनी का स्टॉक डेली स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है, जिस वजह से हम उस स्टॉक को कभी भी बाय या कभी भी सेल कर सकते हैं, कभी भी उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लिक्विडिटी हाई होती है और इन्वेस्टर जो छोटे मोटे इन्वेस्टर है वो कभी भी उस स्टॉक को बाय या सेल कर सकते हैं या फिर उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लिक्विडिटी होना इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो इसीलिए लिक्विडिटी सबसे ज्यादा मैटर करती है। 9 रीजन है टू यूज शेयर एज करेंसी फॉर मर्जर एंड एक्विजिशन। देखिए बहुत सारी कंपनी अपना आईपीओ लाती है और आईपीओ के थ्रू
वो कंपनी एनएससी या फिर बीएससी यानी दोनों स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है। और लिस्ट होने के बाद वो क्या करती है कंपनियां, वो कंपनियां अपने शेयर का यूज करके दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है। मतलब कि कैश देने के बजाय वो उस कंपनी के शेयर्स देती है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने रिलायंस का नाम सुना है, और रिलायंस कंपनी ने ना बहुत सारी कंपनियां एक्वायर की है। देखिए उन्होंने कई डील में ना अपने शेयर देकर बहुत सारी कंपनियां एक्वायर किया है और अपने शेयर को यूज करके बहुत सारी कंपनी को खरीदा है। तो लिस्टिंग होने के बाद ये प्रोसेस बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि शेयर्स का पब्लिक वैल्यूएशन होता है। सबसे लास्ट रीजन है टू इम्प्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस। देखिए जब कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी होती है तो उन्हें किसी भी तरह का गाइडलाइन फॉलो नहीं करना होता है, किसी को भी बताना नहीं होता कि वो प्रॉफिट में या फिर लॉस में है। वो सिर्फ जब इन्वेस्टर के पास जाते हैं तो तभी उन्हें बताना पड़ता है कि हमारा बिजनेस मॉडल कैसा है, रेवेन्यू कहाँ से जनरेट हो रहा है और किस प्रोडक्ट से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है। लेकिन जब किसी भी कंपनी को पब्लिक होना है, यानी कोई भी कंपनी अपना आईपीओ लाती है और आईपीओ के थ्रू एनएससी या फिर बीएससी पर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होती है, तो उसके बाद लिस्टेड कंपनी को सेबी के रूल फॉलो करने होते हैं, ट्रांसपेरेंसी रखना होता है, एवरी एनुअली या फिर क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर करने होते हैं, ऑडिट्स देने होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इंडिपेंडेंट मेंबर्स इत्यादि सारी चीजें करनी होती है। ये सब कंपनी के गवर्नेंस को बहुत ही स्ट्रांग करते हैं और फ्रॉड या मिस मैनेजमेंट का चांस बहुत ही कम हो जाता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो देखते देखते ही आपके मन में कुछ सवाल आ सकते हैं। उसमें से एक सवाल ये हो सकता है, आर देयर एनी डिसएडवांटेजेस टू लिस्टिंग, यानी क्या लिस्टिंग के कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं? तो सिंपल सा आंसर है हाँ। लिस्टिंग सिर्फ फायदे ही नहीं लाते बल्कि कुछ चैलेंजेस भी लाते हैं। फर्स्ट डिसएडवांटेज है रेगुलेटरी कंप्लेक्स बढ़ जाना। सेकेंड है कभी कभी कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट प्रेशर में शो करती है। थर्ड है पब्लिक स्क्रूटनी। फोर्थ है शेयर प्राइस वोलेटिलिटी। इसीलिए हर कंपनी लिस्टिंग के लिए रेडी नहीं होती है। देखिए सेकेंड सवाल आपके मन में ये आ सकता है, क्या हर कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होना चाहिए? तो इसका सिंपल सा आंसर है बिल्कुल नो। देखिए किसी भी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर तभी लिस्टेड होना चाहिए जब उस कंपनी का बिजनेस मैच्योर हो, उस कंपनी का रेवेन्यू स्टेबल हो और उस कंपनी की ग्रोथ विजिबिलिटी बहुत अच्छी हो और उस कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ही स्ट्रांग हो। इसीलिए कई फैमिली बिजनेस प्राइवेट ही रहना प्रेफरेंस देती है।